हसीना बलोच 3 रोज पैदल चलकर तुर्बत पहुंची थी। उनके साथ 2 दर्जन के करीब दीगर मर्द और खवातीन भी शामिल सफर थे, जिनमें से कई एक ने हाथों में लकड़ियां उठा रखी थी। ये अफराद बलोची जबान में मेहदी का जिक्र करते हुए अपनी मंजिल की जानिब गामजन थे। रमजान के दूसरे अशरे के आगाज के साथ मकरान में ऐसे कई लोग सड़कों पर नजर आते हैं जो पैदल या ऊंटों पर तुर्बत की जानिब रवा दवा होते हैं। उनकी मंजिल कोहे मुराद होती है, जो जिक्री फिरके का मुकद्दस मकाम और मरकज है। कोस्टल हाईवे और तुर्बत की सड़कों पर कई ऐसे जत्थे नजर आएंगे जो माह रमजान के दूसरे अशरे में कोहे मुराद की जियारत के लिए रवाना होते हैं। इन ज़ायरीन का अकीदा है कि अगर कोई मुसीबत ज़दा है और पैदल चलकर जाएगा तो कोहे मुराद तक का सफर उनकी मुश्किलात को दूर करेगा। हसीना बलोच ने बताया कि वो सवाब की खातिर पैदल निकली हैं। अब्दुल हमीद बलोच कप कपार से एक जत्थे को लेकर आए थे। वो बताते हैं कि रमजान के पहले अशरे में बड़े बूढ़े और नौजवान साथ बैठते हैं, जिनमें फैसला होता है कि कौन कौन पैदल सफर में शिरकत करेगा। इसमें 10 साल से बड़े बच्चे और 80 साल तक के बुजुर्ग भी शामिल होते हैं। वो बताते हैं कि हम अपने साथ खाने पीने का सामान लेकर चलते हैं, रास्ते में खाना बना लेते हैं या आसपास के गांव के लोग मेजबानी करते हैं। नाश्ते के बाद निकलते हैं और दोपहर का खाना बनाने के लिए रुकते हैं और फिर शाम को सफर शुरू करते हैं। हम अपने अकीदे और सवाब की खातिर ये सफर करते हैं। जिक्री महदवियत सिलसिले को मानते हैं, जिसकी बुनियाद 15वीं सदी ईस्वी में सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने रखी थी, जिनका ताल्लुक इंडिया से था और उनकी वफात मौजूदा अफगानिस्तान में हुई। बलूचिस्तान में मकरान रीजन, खुजदार, लसबेला और सिंध में कराची, हैदराबाद, सांगड़ और ईरान में बंदर अब्बास और दीगर इलाकों में जिक्री कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं। सैयद ईसा नूरी, जो साबिक रुकने कौमी असम्बली है और जिक्री कम्युनिटी के रूहानी पेशवा भी हैं, बताते हैं कि सैयद मोहम्मद महदी जौनपुरी, जिन्हें वो महदी मानते हैं, उन्होंने महदविया तहरीक का आगाज किया था, जो ईरानी बलूचिस्तान से लेकर यहाँ तक फैल गई। उनके बाद उनकी निशात सानिया सैयद मोहम्मद जाफिर ने यहाँ आकर उसकी अहया की। वो बताते हैं कि सैयद शहाब अव्वल ने इसका सियासी तौर पर भी इस्तेमाल किया और बिलीदी हुकूमत की बुनियाद डाली। उस दौरान एक ऐसा वक्त भी आया जब उजदार से बंदर अब्बास तक उनकी हुक्मरानी थी। बलूचिस्तान के बाद तारीखी हवालों के मुताबिक कलात के हाकिम नूरी नसीर खान से उनकी झड़पें भी हुई। ताहम मुसन्निफ डॉक्टर नेमत गचकी क्या कहना है कि खान ऑफ कलात और केस के सरदारों में मफादात का टकराव था। ईरान के मुहक्किक अब्बास सरफराजी जिक्रियों के बारे में अपने तहकीकी मुकाले में लिखते हैं कि जिक्री पाकिस्तानी बलूचिस्तान में खुलेआम और ईरानी बलूचिस्तान में खुफिया तौर पर रहते हैं। उनके अकायद को शिया मजहब की सूफी, इस्माइली और महदवी अकायद और मकामी सकाफत और रस्म रिवाज का मुरक्कब समझा जा सकता है। ईसा नूरी बताते हैं कि सैयद मोहम्मद जाफर की वफात यहाँ हुई। उनकी कब्र की वजह से इस इलाके का नाम तुर्बत पड़ गया, वरना इससे कबल ये इलाका केच कहलाता था। सैयद जाफिर ने यहाँ आकर अपना मरकज बनाया था। एक रिवायत ये भी है कि जनाब मेहदी मोहम्मद जौनपुरी भी यहाँ आए थे और यहाँ उन्होंने दुआ मांगी थी, जो कबूल हुई। इस हवाले से इसका नाम कोहे मुराद पड़ गया, यानी जहाँ मुराद पूरी हुई। कोहे मुराद एक तवील पहाड़ी सिलसिले की पहाड़ी है। यहाँ चारों अतराफ में दीवार खड़ी की गई है। हर साल इस्लामी तारीखों शब मेराज, शब बेरात, शब कद्र और 9 जिलहज्जा को यहाँ ज़ायरीन आते हैं। मुल्ला बरकत बलोच यहाँ की इंतजामी कमेटी के सरबराह हैं। उनका कहना है कि माह रमजान के दूसरे अशरे में 20 रमजान से ज़ायरीन यहाँ आना शुरू करते हैं, जो कैंपों और शेड्स में रहते हैं, और हर इलाके के लिए एक जगह मुख्तस है जहाँ वो अपने कैंप लगाते हैं। वो बताते हैं कि पहाड़ के ऊपर मैदान और आसपास ये शेड्स बने हुए हैं, जबकि कुछ ने पक्के मकानात भी बनवा लिए हैं और बाज खैमे साथ लाते हैं, जिनमें वो 7 रोज गुजारते हैं। खाना भी यहाँ ही बनाया जाता है। यहाँ एक बाजार भी लगता है जहाँ जरूरत इस्तेमाल की अशिया, सब्जी वगैरह भी दस्तयाब होती है। जिक्री कम्युनिटी के अपने रूहानी सरबराह इन रूहानी सरबराहों के भी पहाड़ों पर हुजरे
موجود ہیں۔ یہاں پہاڑوں سے ایک ندی بھی گزرتی ہے جس کے پانی کو مقدس تصور کیا جاتا ہے، اور بعض لوگ اپنا کفن اس پانی سے ڈبو کر ساتھ لے جاتے ہیں۔ ذکری خواتین سر پر بڑی چادر لیتی ہیں تاہم پردہ نہیں کرتی۔ یہاں کوہ مراد میں 2 ذکر خانے ہیں جن میں ایک مردوں اور دوسرا خواتین کا ہے۔ ان ذکر خانوں میں تینوں پہر ذکر ہوتا ہے۔ دوپہر کو ذکر کے دوران ہم مردانہ ذکر خانے میں پہنچے جس کے باہر مینار بنے ہوئے تھے۔ اندر دیواروں پر قرآنی آیات تحریر ہیں جہاں لوگ قطار میں بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے، اور زیادہ تر کے سروں پر کپڑا تھا جس سے آس پاس نظر نہیں جاتی اور نظریں نیچے رہتی ہیں۔ کچھ کے پاس تسبیح بھی موجود تھی۔ اس ذکر کے دوران خدا، رسول اور امام مہدی کی ثنا کی جاتی ہے۔ جہاں جہاں ذکری آبادی ہے وہاں ذکر خانے بھی موجود ہیں، اور مقامی آبادی باقاعدگی سے اس میں شریک ہوتی ہے۔ یہ ان کا سماجی مرکز بھی ہے۔ ایک پہاڑی راستہ کوہ مراد جاتا ہے جہاں اب سیڑھیاں بنائی گئی ہیں، مگر پہلے وہاں کچے راستے سے جانا پڑتا تھا۔ زیادہ تر لوگ ننگے پیروں کوہ مراد کی زیارت کو جاتے ہیں اور سر ڈھانپنے کے لیے سفید کپڑا استعمال کرتے ہیں۔ آگے جا کر ایک شاہی گیٹ آتا ہے۔ زائرین داخل ہوتے ہی زمین کو چومتے ہیں۔ یہاں سے غیر ذکری افراد کو آگے جانے کی اجازت نہیں۔ اس کے اندر ننگے پاؤں ہی جانا ہوتا ہے کیونکہ آگے کا راستہ پتھریلی گرم زمین ہے جو نصف میل تک جاتا ہے، جہاں ذکری اپنے عقیدے کے مطابق رسومات ادا کرتے ہیں۔ ملا برکت بلوچ نے بتایا کہ دوپہر 12 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک مرد زیارت کے لیے جاتے ہیں، جبکہ اس کے بعد کے 12 گھنٹے خواتین جاتی ہیں۔ دونوں ساتھ نہیں جا سکتے۔ 27 رمضان کی شب یہاں بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ صبح کو دعا کے بعد ہر کوئی واپسی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ لوگوں کے ایک دائرے کے اندر موجود شخص یا عورت ورد کرتی ہے جس میں آیات اور شعر دونوں شامل ہیں، جس کے بعد دائرے میں موجود افراد جھوم کر اس کا ترنم کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ ذکر کے اس انداز کو چوگان کہتے ہیں۔ چوگان گنج میں شاہ بلوچ نئی مختر سندھو کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس طرح درویش اور صوفی وجد کی حالت میں مزاروں پر قوالی یا سماع کرتے ہیں، اسی طرح چوگان بھی سماع کی ایک قسم ہے جس میں نہ کوئی ساز بجایا جاتا ہے نہ کوئی ساز بجانے والے اوزار استعمال ہوتے ہیں۔ عبدالغنی بلوچ اپنی کتاب ذکری فرقے کی تاریخ میں کونیا میں مولانا روم کے مزار کی مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے کبھی ترکی میں مولانا رومی کے مزار کی زیارت کی ہو تو انہوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ سماع میں درویش و صوفی وجد کی حالت میں ہو بہو ذکریوں کی چوگان کی طرح کرتے ہیں۔ سید نوری کہتے ہیں کہ جب یہاں دائروں کا نظام ہوتا تھا، ظاہر باہر سے حملوں کا خدشہ رہتا تھا۔ اس تحفظ کے لیے لوگوں کو ٹولیوں میں تقسیم کیا گیا تھا جس کو نوبت کہتے تھے، چونکہ وہ رات کو جاگتے تھے اور باری باری پہرا دیتے تھے۔ یہ خدا پرست اور صوفیانہ مزاج کے لوگ تھے جو حمد و ثنا اور نعت پڑھتے تھے۔ بلوچستان میں ایک ثقافتی رقص کا بھی سلسلہ ہے، اس میں ورد کو بھی شامل کر لیا گیا ہے اور ایک ردم بن گیا ہے۔ چوگان بلوچی میں میدان کو کہتے ہیں اور یہ چوگان میدان میں ہوتا ہے، اس کا نام چوگان پڑ گیا ہے۔ یہ شب بیداری کا سلسلہ ہے، کوئی فرض یا باقاعدگی سے نہیں کیا جاتا بلکہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر جو بڑی راتیں ہوتی ہیں ان میں۔ ذکری اپنے مرشد یا سید کو اپنی آمدنی کا 10% حصہ دیتے ہیں جس کو دائق یعنی کہ 10واں حصہ کہتے ہیں۔ ان ذکریوں کی اکثریت غریب ہے جو ماہی گیری اور مزدوری جیسے پیشوں سے وابستہ ہے۔ ذکری تعلیمات کے ذکر، عشر اور ہجرت سمیت 9 بنیادی اصول ہیں۔ سید عیسیٰ نوری کے مطابق ذکری تعلیمات کے اصول معاشی اور روحانی دونوں پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں۔ ابتدائی دنوں میں جہاں ذکری آبادی ہوتی تھی وہاں دائروں کا نظام ہوتا تھا۔ وہاں ایک صاحب دائرہ ہوتا تھا جس کے زیر انتظام حلقے میں جو بھی افراد ہوتے تھے وہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ ضرورت کے مطابق رکھ لیتے تھے۔ اس سے زیادہ جو ہوتا تھا اس کو وہ اجتماعی بیت المال میں جمع کرتے تھے جس کا نگران صاحب دائرہ ہوتا تھا۔ اب یہ اس کا ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ برابری کی بنیادوں پر تقسیم کرے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان دائروں میں کوئی بھی بے روزگار نہیں رہا، ان میں کوئی بھوکا نہیں رہا اور کوئی امیر نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے ہی لوگ ذکری عقیدے کی طرف متوجہ ہوئے۔
ज़िक्री अकीदे के लोगों पर हमलों की कई तारीखी हवाले मौजूद हैं। नूर तजल्ली में जी.एस. बजरानी लिखते हैं कि केज के ज़िक्री हाकिम मलिक दिनार गिजकी की हलाकत के बाद ज़िक्रियों का ग्रोह पहाड़ों, बेयाबानों, जंगलों और वीरानों में गुमनामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया था। ये लोग माल मवेशी पालकर अपना गुजर बसर करने लगे। ज़िक्रियों की कुतुब खाने जला दिए गए। तमाम सरदारों ने ज़िक्रियत तर्क कर दी और बदले में खान से मुराद हासिल की। दाइश का जब जोर हुआ तो बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में ज़िक्रियों के खिलाफ वॉल चेकिंग की गई और सन 2014 में अवारान में जिक्र खाने पर हमला करके ज़िक्री कम्युनिटी के 6 अफराद को हलाक किया गया। सन 2017 में खुजदार में एक बस पर हमला हुआ जिसमें ज़िक्री कम्युनिटी के 7 अफराद जख्मी हुए। सैयद ईसा नूरी कहते हैं कि पहले एक बहन एक ज़िक्री के घर में थी तो दूसरी दूसरे अकीदे वाले के घर में, लेकिन अब नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है जिसमें बाज़ उलमाए कराम का प्रोपेगेंडा शामिल है। अगर कोई ज़िक्री किसी ऐसी जगह काम कर रहा हो जहां 9 दूसरे अकीदे के लोग हैं तो वो इस पर इतना दबाव डालते हैं कि वो बिला आखिर अपना अकीदा छोड़ देता है। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी बाज़ ऐसे इलाकों से भी गुजर रही है जहाँ की आबादी ज़िक्री है और मुसल्लह जद्दोजहद करने वाले बलोच तंजीमों में भी ज़िक्री नौजवान मौजूद हैं। ईसा नूरी कहते हैं कि बिलाशुबा अस्करियत पसंदी में ज़िक्री लोग शामिल हैं, लेकिन वो बाहैसियत बलोच शामिल हैं, ना कि बतौर मेंबर ज़िक्री कम्युनिटी। पाकिस्तान में मौजूद दीगर रूहानी सिलसिलों की तरह ज़िक्री मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक नहीं है, उनकी मरकजी तंजीम है। ईसा नूरी के मुताबिक बिल्कुल ऐसा कोई मरकज नहीं जहाँ से मरकजी हिदायत जारी होती हों और नज़्म व ज़ब्त हो।